हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस समय हम लोग 15 मिनट 20 मिनट के वीडियो के माध्यम से आपको कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंट मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं। अभी लास्ट दिन मैंने 9th शेड्यूल के बारे में चर्चा किया था। आप विद्यार्थियों ने इसको खूब सराहा, खूब अच्छे से देखा। आर के लिए हम प्रारंभिक परीक्षा के लिए करंट अफेयर और यूपी स्पेशल का अध्ययन कहाँ से करें, कैसे करें, इस पर एक वीडियो बनाया। आप लोगों ने खूब अच्छे से उस क्लास को देखा, उसका लाभ भी उठाया। आज मेरा मन है एक दूसरे मुद्दे पर वीडियो बनाने का। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, वहाँ लिखा है कि आर के लिए MCQ प्रैक्टिस कैसे करें। जाहिर सी बात है, परीक्षाएं नज़दीक है। आज 3 जून है, 27 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम है। 1.5-2 महीने सब परीक्षा के बचे हुए हैं। सब बच्चे टेस्टेज लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, घटना चक्र को सॉल्व कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज को अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज विद्यार्थियों के बीच है, आखिर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमारा क्या तरीका होना चाहिए। आखिर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम उसके आसपास के चारों तरफ के टॉपिक को कैसे कवर कर सकते हैं। एक ही प्रश्न के भीतर हम 50 प्रश्न कैसे निकाल सकते हैं, ये जानना विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको 2 प्रश्नों के माध्यम से केवल 2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और 2 क्वेश्चन के माध्यम से निसंदेह रूप से आपको 50 से 60 क्वेश्चन सिखाऊंगा। और जो मैं आपको सिखाऊंगा, यही तरीका आपको अपने सेल्फ स्टडी में अपनाना है कि हम जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो जैसा सर ने हमको आज सिखाया, उसी पद्धति को अपनाते हुए उसके आसपास के हर प्रश्नों को हम घेरने का प्रयास करेंगे, ताकि सुबह से लेकर अगर हम शाम तक 100 क्वेश्चन लगाते हैं, 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो 500 क्वेश्चन पर हमारी पकड़ होनी चाहिए। ये पकड़ कैसे बनेगी, तरीका क्या अपनाया जाए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, 20 मिनट का ये वीडियो है। डिटेल में देखिएगा, शायद आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि क्वेश्चन आखिर कैसे सॉल्व किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा का चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पद्धति के आधार पर कराए जाते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। ध्यान रखिएगा, चुनाव एक तो आप सुनते हैं, एक पद्धति होती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पद्धति। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पद्धति, इसको हिंदी में बोलते हैं पहले खंभे पर चढ़ने की रीत। खंभे पर चढ़ने की रीत। सवाल उठता है कि ये पद्धति क्या होती है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पद्धति का मतलब होता है कि चुनाव में जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे, चुनाव में जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे, जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे, उनमें से जो सर्वाधिक मत प्राप्त करेगा, सर्वाधिक मत प्राप्त करेगा, वह विजयी माना जाएगा। वह विजयी माना जाएगा, चाहे उसके वोटों का प्रतिशत कुछ भी हो, चाहे वोटों का प्रतिशत उसे कुछ भी हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े होते हैं। एक को मिलता है 13 वोट, एक को मिलता है 22 वोट, एक को मिलता है 27 वोट, और वहाँ पर टोटल 100 वोट थे और इतने ही वोट पड़े, बाकी लोगों को वोट नहीं दिया। ध्यान से समझिएगा मुद्दे को। और वहाँ पर मान लीजिए टोटल मतदाता थे 100, लेकिन 3 लोग चुनाव में खड़े हुए, ए, बी और सी, और ए को मिला 13 वोट, बी को मिला 22, सी को मिला 27। इसमें कौन विजेता माना जाएगा? इसमें सी विजेता माना जाएगा। जबकि सी को कितने वोट मिले हैं? 27 वोट मिले हैं, जिसका सीधा सा मतलब हुआ है कि लगभग 73 लोगों ने इनके पक्ष में अपनी राय नहीं दी है। लगभग 73 लोगों ने इनके पक्ष में अपनी राय नहीं दी है। इनके पक्ष में केवल 27 लोगों ने अपनी राय दी है। फिर भी उम्मीदवार विजयी घोषित हो जाता है, फिर भी यह उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है। और इस व्यवस्था को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम व्यवस्था कहा जाता है कि जब कभी भी किसी चुनाव के अंतर्गत जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं, उन उम्मीदवारों में से जो सर्वाधिक मत पाए उसको विजेता घोषित कर दिया जाए, चाहे उसके वोटों का प्रतिशत कुछ भी हो। तो इस प्रकार की चुनाव पद्धति को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पद्धति कहते हैं। अब मैं जानकारी के लिए बता दूं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये रीत नहीं अपनाई जाती। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में
राष्ट्रपति के चुनाव में और उपराष्ट्रपति के चुनाव में यह रीत नहीं अपनाई जाती है, यह रीत नहीं अपनाई जाती है, बल्कि यहाँ नियत कोटा प्राप्त करना होता है। क्या होता है? यहाँ पर नियत कोटा प्राप्त करना होता है। जब तक किसी राष्ट्रपति को नियत कोटा नहीं प्राप्त हो पाता, कुल पड़े हुए चुनाव के वैध मतों का 50% मत नहीं प्राप्त होता, तब तक वह राष्ट्रपति नहीं बन पाता। लेकिन लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में यही फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पद्धति अपनाया जाता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है कि लोकसभा में अध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। लोकसभा में अध्यक्ष का पद जो है विपक्ष को जाता है। देखिए, परंपरा के अनुसार ये व्यवस्था है कि पहले तो लोकसभा का अध्यक्ष का पद भी और उपाध्यक्ष का पद भी, दोनों पद किसको जाता था? दोनों पद सत्ता पक्ष का ही कोई आदमी होता था, सत्ता पक्ष का ही कोई आदमी होता था। लेकिन 9वीं लोकसभा के बाद से, यानी 10वीं लोकसभा में ये परंपरा बन गई। क्या बन गई? कि अब अध्यक्ष हमेशा सत्ता पक्ष का होगा और जो उपाध्यक्ष होगा वो हमेशा विपक्ष का होगा। लेकिन परंपरा वर्तमान में यही है कि जो अध्यक्ष होता है वह सत्ता पक्ष का होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और सही पूछा गया, इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो देखिए, लोकसभा भी आ गया, राज्यसभा भी आ गया। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा लोकसभा और राज्यसभा का तुलनात्मक अध्ययन करके आपको बेसिक बात का क्वेश्चन करा देता हूँ। लोकसभा और राज्यसभा का जो तुलनात्मक सवाल बेसिक आते हैं प्रीलिम्स में, समीक्षा अधिकारी में, यूपी पीसीएस में, उसको बता देता हूँ। देखिए, तुलनात्मक अध्ययन क्या क्या होता है, किस आधार पर होता है? सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा का तुलनात्मक अध्ययन चुनाव के आधार पर होता है कि दोनों का चुनाव कैसे होता है। फिर योग्यता के आधार पर होता है कि दोनों की योग्यता का क्या आधार है। फिर निर्वाचन के आधार पर होता है। फिर गठन के आधार पर होता है कि दोनों का गठन कैसे हुआ, कब हुआ। फिर उसके बाद सदन के आधार पर होता है, दोनों कैसे सदन हैं, दोनों कैसे सदन हैं। फिर इनके प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है कि दोनों का प्रतिनिधित्व किन किन स्थानों पर है, किन किन स्थानों पर इनका प्रतिनिधित्व है, इसके आधार पर भी होता है। फिर एक स्थान बन जाता है मनोनयन का आधार क्या है, दोनों सदनों में मनोनयन का आधार क्या है। फिर लास्ट में एक बन जाता है अयोग्यता का क्या आधार है, क्या अयोग्यता का क्या आधार है दोनों सदनों के बीच। अगर चुनाव की बात किया जाए कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा का चुनाव जहां प्रत्यक्ष रूप से होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पद्धति के माध्यम से, वहीं राज्यसभा का चुनाव जो होता है वह अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर होता है। लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु जो होती है योग्यता के लिए वह 25 वर्ष बताई गई है। मैंने पहले ही बता दिया है, 25 वर्ष बताई गई है, जबकि राज्यसभा के लिए यह 30 वर्ष बताई गई, मैं न्यूनतम आयु में बता चुका हूं। गठन की बात किया जाए तो लोकसभा का भी गठन 1952 में हुआ और राज्यसभा का भी गठन 1952 में हुआ। सदन की बात किया जाए तो लोकसभा जो है यह निम्न सदन कहलाती है, निम्न सदन कहलाती है और इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि अस्थायी सदन कहा जाता है। क्यों इसे अस्थायी सदन कहते हैं? क्योंकि लोकसभा का विघटन जो है प्रत्येक 5 वर्ष में हो जाता है और आवश्यकता पड़ने पर, मैंने कल आपको समझाया था परसों, कि अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर लोकसभा का विघटन कर सकता है। राज्यसभा के सदन की प्रकृति की बात किया जाए, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है और साथ ही साथ इसे उच्च सदन कहते हैं, इसे उच्च सदन कहते हैं। अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है, इसका कभी विघटन नहीं होता है, इसका कभी विघटन नहीं होता है। जब से इसका गठन हुआ तब से अनवरत ये कार्य करती रहती है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसके प्रत्येक 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर, ये सवाल पूछा जाता है, इसके प्रत्येक 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर, क्या प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर्ड हो जाते हैं और इतने ही सदस्य फिर से चुनकर आ जाते हैं। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार का सवाल है, बार बार सवाल पूछा जाता है। प्रतिनिधित्व की बात किया जाए, क्या लोकसभा का प्रतिनिधित्व भारत के सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में है? तो इसका आंसर यही होगा कि लोकसभा का प्रतिनिधित्व तो भारत के सभी राज्यों में है, सभी राज्यों में है और इसके साथ ही साथ सभी केंद्र शासित प्रदेशों में भी इसका प्रतिनिधित्व है। क्या? सभी केंद्र शासित प्रदेशों में भी इसका प्रतिनिधित्व है, यानी भारत के सभी राज्यों में भी लोकसभा की सीटें हैं और भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में भी लोकसभा की सीटें हैं। लेकिन राज्यसभा की अगर बात किया जाए तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व तो सभी राज्यों में है,
राज्यसभा का प्रतिनिधित्व सभी राज्यों में है, लेकिन सभी यूनियन टेरिटरी में इसका प्रतिनिधित्व नहीं है। केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश में, कहाँ कहाँ, दिल्ली में, जम्मू एंड कश्मीर में और पुदुचेरी में, केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इसका प्रतिनिधित्व है। क्यों? क्योंकि लोकसभा के सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन के माध्यम से चुनती है, यानी कि जनता उनको वोट देती है, जनता चुनाव करती है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों को विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। नोट कर लीजिएगा जिन विद्यार्थियों को नहीं पता होगा, राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। क्या? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इनका चुनाव करते हैं। और केवल 3 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभाएं हैं, एक दिल्ली में, एक पुदुचेरी में, एक आपका जम्मू एंड कश्मीर में। इसीलिए केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं, बाकी अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटें नहीं हैं। तो ये बात भी याद रखिएगा कि लोकसभा का रिप्रेजेंटेशन भारत के सभी राज्यों में है और सभी 8 केंद्र शासित प्रदेशों में भी है, लेकिन राज्यसभा का प्रतिनिधित्व भारत के सभी राज्यों में तो है, लेकिन केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों में है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मनोनयन की बात किया जाए तो लोकसभा का पहले 2 आंग्ल भारतीय का मनोनयन होता था, 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन पहले होता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से 2020 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब कोई भी सदस्य का मनोनयन लोकसभा में नहीं होता है, लेकिन अगर राज्यसभा में मनोनयन की बात किया जाए तो राज्यसभा में, मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, शायद ये मैंने बता भी दिया, इसका रिवीजन करा दिया है कि राज्यसभा में अनुच्छेद 80 के तहत भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है वह 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। एक बार पीसीएस ने सवाल पूछा कि संसद में कुल कितने सदस्यों का मनोनयन होता है? संसद में कुल कितने सदस्यों का मनोनयन होता है? तब विकल्प दिया गया था 10, 12, 14, इनमें से कोई नहीं। तब उसका सही आंसर था 14, क्योंकि 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में होता था, 2 सदस्यों का मनोनयन लोकसभा में होता था। लेकिन अगर आज यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि संसद में कुल कितने सदस्यों का मनोनयन होता है, तब इसका आंसर आप दीजिएगा केवल 12, क्योंकि अब राज्यसभा में ही मनोनयन होता है। लोकसभा में जो 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन होता था, उसे 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। एक बात मैं आपको और समझाना चाहूँगा, एक क्वेश्चन अयोग्यता को लेकर के आ जाता है, तो जिससे आपको भविष्य में कन्फ्यूजन होगा। इसको ध्यान से सुनिएगा, ये सारी बातें बड़ी आसानी से समझ में आ गई। जो सबसे लास्ट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा दिमाग हल्का उठाना पड़ेगा, आपको अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा, तब इस मुद्दे को समझ में आएगा, नहीं तो बाउंस कर सकता है आपका। तो ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं पहले बता दे रहा हूँ, कंसंट्रेट हो जाइए। कि अगर कोई संसद का सदस्य अयोग्य होता है, यहाँ संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से है। अगर कोई संसद का सदस्य अयोग्य होता है किसी आधार पर, संविधान में बताई गई रीतियों के अनुसार से या जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर, तो इनकी अयोग्यता के संबंध में सवाल पूछता है आयोग, अंतिम निर्णय कौन लेगा? ध्यान से सुनिएगा, अंतिम निर्णय कौन लेगा? यदि संसद का कोई सदस्य, यहाँ संसद बोल रहा हूँ, लोकसभा और राज्यसभा नहीं बोल रहा हूँ, और संसद के अंदर दोनों निहित है, संसद में लोकसभा भी है, संसद में राज्यसभा भी है। तो यदि अगर कहा जाए कि कोई संसद का सदस्य अयोग्य होता है, तो उसकी अयोग्यता के बारे में अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो उसकी अयोग्यता के बारे में जो अंतिम निर्णय लेता है फ्रेंड्स, वह राष्ट्रपति लेता है। उसकी अयोग्यता के संबंध में जो अंतिम निर्णय लेता है वह राष्ट्रपति लेता है। क्या राष्ट्रपति ऐसा निर्णय मंत्रिपरिषद के परामर्श से लेता है? क्या राष्ट्रपति ऐसा निर्णय प्रधानमंत्री के परामर्श से लेता है? क्या राष्ट्रपति ऐसा निर्णय अपने विवेक से लेता है? आंसर है नो। भारत का राष्ट्रपति ऐसा निर्णय जो है भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श से लेता है। किससे? वह भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श से लेता है। यहीं पर एक सवाल और पूछा जाएगा। अगला सवाल ये पूछा जाएगा, यदि कोई संसद का सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य होता है। क्या? अगर कोई संसद का सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य होता है, तब उसका अंतिम निर्णय कौन लेगा? तब इसका आंसर हो जाएगा सदन का पीठासीन अधिकारी। इसका सही आंसर होगा सदन का पीठासीन अधिकारी। कई बार विद्यार्थी पढ़ लेते हैं लोकसभा स्पीकर,
किताबों में कई बार ऐसा लिख भी दिया जाता जो कि गलत है। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि अगर कोई संसद का सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य हो जाए तो उसकी अयोग्यता का अंतिम निर्णय कौन लेगा, तो हम आंसर देंगे सदन का पीठासीन अधिकारी। और सदन का पीठासीन अधिकारी का मतलब यह हुआ कि लोकसभा में अगर कोई सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य होता है तो इसका अंतिम निर्णय स्पीकर लेगा। अगर राज्यसभा में कोई सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य होता है तो इसका निर्णय सभापति लेगा, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सभापति होता है और लोकसभा के अध्यक्ष को हम स्पीकर कहते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि अगर सदन के भीतर, संसद के भीतर कोई दल बदल के आधार पर अयोग्य होता है तो लोकसभा में इसका अंतिम निर्णय लोकसभा स्पीकर लेगा, राज्यसभा में इसका अंतिम निर्णय राज्यसभा का सभापति लेगा। लेकिन कोई संसद का सदस्य दल बदल को छोड़कर किसी अन्य आधार पर अयोग्य होता है तो इसका अंतिम निर्णय भारत का राष्ट्रपति लेगा और भारत का राष्ट्रपति ऐसा निर्णय भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श से लेगा। केंद्र वाला समझ में आ गया, यही मैं राज्य वाला समझा देता हूँ। मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखूंगा नहीं केवल बोलूंगा, अब राज्य वाली तुलना कर दे रहा हूँ। यही सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर यदि कोई सदस्य राज्य विधानमंडल में अयोग्य होता है तो राज्य विधानमंडल के संबंध में अयोग्यता के संबंध में कौन अंतिम निर्णय लेगा। तो देश स्तर पर जो काम राष्ट्रपति करता है राज्य स्तर पर वही काम राज्यपाल करता है। तो इसका सीधा सा उत्तर ये बन गया कि यदि राज्य विधानमंडल में कोई सदस्य अयोग्य होता है तो उसका अंतिम निर्णय राज्यपाल लेगा। तो बहुत सारे बुद्धिमान बच्चे ये दिमाग लगाते हैं, समझ गए सर, समझ गए। यदि संसद में कोई सदस्य अयोग्य होता है तो अंतिम निर्णय राष्ट्रपति लेगा और वह भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श से लेगा। लेकिन राज्य विधानमंडल में कोई सदस्य अयोग्य होता है तो अंतिम निर्णय राज्यपाल लेगा और राज्यपाल ऐसा निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद लेगा। यही गलती नहीं करना है, आयोग यही आपको फंसाएगा। राज्य विधानमंडल में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, राज्य विधानमंडल में कोई सदस्य यदि अयोग्य होता है तो उसका अंतिम निर्णय राज्यपाल तो लेगा, लेकिन राज्यपाल भी भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद लेगा। लेकिन राज्यपाल भी भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद लेगा, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद नहीं। ऐसा क्यों सर? क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का संबंध केवल पंचायत और नगर पालिका के चुनावों से है, जबकि भारत निर्वाचन का संबंध लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सबके चुनावों के लिए वो उत्तरदायी है। इसलिए वह भारत निर्वाचन आयोग से परामर्श लेता है। ये अयोग्यता की बात थी जो हमने केंद्र और राज्य दोनों में क्लियर कर दिया। और वही सेम मामला अगर विधानसभा के भीतर दल बदल के आधार पर कोई सदस्य अयोग्य होगा तो उनकी अयोग्यता का अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष लेगा, और विधान परिषद में कोई दल बदल के आधार पर अयोग्य होगा तो उनका अंतिम निर्णय विधान परिषद का सभापति लेगा। इसका मतलब पूरा कॉन्क्लूजन क्या निकला? पूरा कॉन्क्लूजन ये निकला कि किसी सदन का, सदन क्या है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब सदन है। यदि किसी सदन का सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य होगा तो अंतिम निर्णय उसी सदन का पीठासीन अधिकारी लेगा। यानी लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति, विधान परिषद में विधान परिषद का सभापति, विधानसभा में विधानसभा का सभापति अध्यक्ष। और संसद का कोई सदस्य दल बदल के अलावा किसी आधार पर अयोग्य होता है तो अंतिम निर्णय राष्ट्रपति लेगा भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। राज्य विधानमंडल में कोई सदस्य अयोग्य होता है तो अंतिम निर्णय राज्यपाल लेगा भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद ही, वह राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श नहीं लेगा। इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। एक अंतिम बात बता के सारी तुलना हम समाप्त करते हैं। एक सवाल कार्यकाल पर बनता है, एक सवाल बनता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो विद्यार्थी इसका हमें जवाब देते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः सर 5 वर्ष होता है और राज्यसभा का कार्यकाल सामान्यतः 6 वर्ष होता है, जो आपके द्वारा किया गया सबसे बड़ा पाप माना जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है आपका। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष तो होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता है। तो कितना वर्ष होता है सर, आप ही बता दीजिए। राज्यसभा के सदस्यों का कोई कार्यकाल नहीं होता है। कार्यकाल किसका होता है? जिसकी मृत्यु होती है। हमारा आपका लाइफ स्पेन एक, हम 70 साल, 72 साल, 75 साल तक जीते हैं। आत्मा कितने साल तक जीती है? हमारी आत्मा कितनी साल तक जीती है? सर कैसी बात कर रहे हैं, आत्मा तो अजर है, आत्मा तो अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। उसी प्रकार से राज्यसभा भी अजर है, राज्यसभा भी अमर है, या कभी मरती नहीं, इसका कभी विघटन नहीं होता। इसलिए ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कई बार इसी तरीके से सवाल पूछ लिया जाता है, आयोग आपसे पूछता है कि लोकसभा का विघटन भारत का राष्ट्रपति करता है तो राज्यसभा का विघटन कौन करता है। और बच्चे समझदार वाले जो होते हैं ना कोई आंसर लगा ही देते हैं, अपना ज्ञान दे देते हैं, ये करता है
राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। हालांकि अगर आपसे ये पूछा जाए कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, तब हम आंसर देंगे। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यानी कि ध्यान क्या रखना है, हमें अगर सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाता है तब तो हम बताएंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाता है तो राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, इट इज़ नेवर डिसॉल्यूट, ये कभी भी विघटित नहीं होती। अतः राज्यसभा का कोई कार्यकाल तो नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हालांकि राज्यसभा के प्रत्येक 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर्ड हो जाते हैं और इतने ही सदस्य चुन के आ जाते हैं। न ही राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ सेवानिवृत्त होते हैं, न ही राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ नियुक्त होते हैं लोकसभा की भांति। अब क्लियर करिए, तुलनात्मक अध्ययन एकदम क्लियर हो गया, पूरा ऑपरेशन हो गया इसका। लोकसभा और राज्यसभा का जो समान परिचय के सवाल पूछे जाते हैं तुलनात्मक रूप से, वो सारी बातें क्लियर हो गई। इसका गठन, इसकी प्रकृति, इसका निर्वाचन, इसका मनोनयन, इसका प्रतिनिधित्व, इसकी योग्यता, उसका अयोग्यता, ये सारी बातें स्पष्ट हो गई और कार्यकाल भी। ठीक, तो यहां से आपको मैंने 50 सवाल तैयार करा दिए। यहाँ से आयोग अगर सवाल आप घटना चक्र सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको 50 सवाल बनेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि सारे सवाल आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर इसका तो मिल ही गया था, इसी सवाल के बहाने मैंने इतना कुछ समझाया आपको। अगला सवाल देखिएगा, प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाता है। ध्यान से सुनिएगा। अब प्रोटेम स्पीकर पर सवाल कई सारे बनते हैं आपके। प्रोटेम स्पीकर पर सवाल, प्रोटेम स्पीकर का सवाल कई तरीके से बनते हैं आपके। प्रोटेम स्पीकर के सवाल कई तरीके से बनते हैं। प्रोटेम का शाब्दिक अर्थ होता है कुछ समय के लिए। इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है कुछ समय के लिए। क्या? इसका शाब्दिक अर्थ होता है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। इसका मतलब यही क्लियर हो गया, इनका कोई अस्थायी कार्यकाल नहीं होता होगा। इनका कोई अस्थायी कार्यकाल नहीं होता होगा। इनका कोई अस्थायी कार्यकाल नहीं होता होगा, क्योंकि इसका अर्थ ही है कुछ समय के लिए। जैसे ही लोकसभा का गठन होता है, जैसे ही लोकसभा का गठन होता है, लोकसभा के गठन के बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रथम बैठक में, क्या? प्रथम बैठक में ही क्या किया जाता है? सबसे वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सबसे वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। इसका मतलब है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करती है? प्रोटेम स्पीकर का चयन नहीं होता है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है। क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है, जिनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। और इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर का कार्य है नवनिर्वाचित सदस्यों के प्रमाण पत्रों की जांच करना, नवनिर्वाचित सदस्यों के प्रमाण पत्रों के जांच करना, प्रमाण पत्रों की जांच करना, नवनिर्वाचित सदस्यों के प्रमाण पत्रों की जांच करना और उन सभी सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाना। अब सवाल ये उठता है कि यदि सभी लोकसभा के सदस्यों का शपथ ग्रहण स्पीकर करवाता है, प्रोटेम स्पीकर कराता है, तो प्रोटेम स्पीकर का शपथ कौन कराता होगा? ये सवाल आता है तो बच्चे फंस जाते हैं। प्रोटेम स्पीकर का शपथ कौन कराता है? तो प्रोटेम स्पीकर का शपथ जो है वह राष्ट्रपति करवाता है। ध्यान रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर का शपथ जो है राष्ट्रपति कराता है।
तो इसका मतलब यह है कि प्रोटेम स्पीकर का जो है कार्य है कि नवनिर्वाचित सदस्यों के प्रमाण पत्रों की जांच करना, उनका शपथ ग्रहण कराना। हालांकि प्रोटेम स्पीकर का शपथ राष्ट्रपति कराता है। जैसे ही यह कार्य प्रोटेम स्पीकर का संपन्न हो जाता है, जैसे ही यह कार्य प्रोटेम स्पीकर का संपन्न हो जाता है, तो प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वह स्वतः समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वह स्वतः समाप्त हो जाता है। क्या इनका पद जो है वह स्वतः समाप्त हो जाता है, अपने आप प्रोटेम स्पीकर का पद जो है वह समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वो अपने आप समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया है इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, लोकसभा के गठन के बाद जब तक लोकसभा के अध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता, आई रिपीट, लोकसभा के गठन के बाद जब तक लोकसभा अध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता, तब तक सदन की अध्यक्षता भी प्रोटेम स्पीकर करता है। तब तक सदन की अध्यक्षता भी प्रोटेम स्पीकर करता है। इसीलिए प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और 18वीं लोकसभा, करंट अफेयर देखिए, 18वीं लोकसभा स्पीकर कौन बने? 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया? प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया? भर्तृहरि मेहताब को बनाया गया। क्या? भर्तृहरि मेहताब को बनाया गया। मेहताब को बनाया गया, जो उड़ीसा के कटक से सांसद हैं, इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। इतने सवाल आपके प्रोटेम स्पीकर से बनते हैं। सवाल देखिए, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है? यस। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है? यस। दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? दोनों सही है, राइट आंसर सी होगी। लेकिन हमने प्रोटेम स्पीकर से बनने वाले सारे सवालों की चर्चा कर दिया। ठीक है, चलिए फिर विद्यार्थी, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये 20 से 25 मिनट के सेशन को देखा होगा। 2 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने कितने सारे क्वेश्चंस को कवर किया, कितने सारे कॉन्सेप्ट को समझा, कितने सारे फैक्ट को तैयार किया। यही तरीका आपको अपने द्वारा किए गए प्रैक्टिस में भी अपनाना है। अगर ये अपनाएंगे तो हमारी ज़रूरत आपको नहीं है। हम चाहते हैं आपको हम ऐसा तैयार करें आप खुद सब कुछ करने में सक्षम बन सकें। कमेंट करके आप सब लोगों को ज़रूर बताना है कि पूरा प्रैक्टिस सेशन कैसे रहा, इसके माध्यम से क्या क्या आपने सीखा और ये रीत आप भविष्य में अपनाने वाले हैं या नहीं। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों तक इसकी जानकारी पहुँच सके। एक खास बात और है विद्यार्थी, आज 3 जून है, रात 12 बजे तक आज ऑफ़र का आखिरी दिन है, क्योंकि 3 जून तक ही ऑफ़र था ये। और रात 12 बजे से पहले आप यूपीपीसीएस के आरओ के लिए किसी भी कोर्स पर आपको अभी भारी डिस्काउंट मिल रहा है। प्राइम कोर्सेज पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है। ये सारे आपके कोर्स पास हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन के, यूपीपीसीएस फाउंडेशन के, आरओ फाउंडेशन के, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के, और ये सारे अलग अलग कोर्सेस हैं। डिस्काउंट के बाद सबकी ओरिजिनल प्राइस क्या है सब मेंशन है। इसके बारे में कई बार हम लोग क्लास में चर्चा भी कर चुके हैं। लेकिन ये ऑफ़र का आखिरी दिन है, रात 12 बजे के बाद फिर ये ऑफ़र समाप्त होगा, तो फिर चूकेंगे लोग तो फिर पछताना होता है। तो आप चूकिए नहीं। जिस भी कोर्स के साथ जुड़कर अपनी तैयारी उत्कर्ष के शिक्षकों के साथ करना है तो आप कोर्स को ज्वाइन करिए और ऑफ़र का लाभ उठाइए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये पूरा वीडियो आपके लिए कितना लाभकारी रहा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।